दोस्तों, रमेश एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर था। पिछले 4 साल से वो इस काम में लगा हुआ था। उसे ये काम करते हुए काफी समय हो चुका था। इसी के कारण उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने में महारत हासिल थी। पर अफसोस इस बात का था कि उसके 4-5 डॉक्यूमेंट्री बहुत ही बुरी तरह नाकामयाब हो गए थे। जबकि उसके 4-5 डॉक्यूमेंट्रीज इतिहास पर थे, लेकिन इन पर लोगों की कुछ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। वैसे जिस चैनल के लिए रमेश काम करता था, उनको इन डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारी मात्रा में आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। अब रमेश का अगला वाला डॉक्यूमेंट्री अगर फेल हो जाता तो इस चीज की बहुत संभावना थी कि रमेश को अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता था। इसीलिए रमेश काफी चिंता में रहता था। पर देर सवेर रमेश के मन में एक विचार आया कि इस बार हमें ब्रह्म राक्षस पर एक थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। उसने सोचा कि उसको एक अच्छा विषय भी मिल जाएगा और हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्रीज लोगों को पसंद भी आए। रमेश पूरे दिन भर इसी की जानकारियां निकालने लगा। उसको इन्हीं जानकारियों में से एक गांव के बारे में पता चला, जिस गांव का नाम ब्रिजौल था। ब्रिजौल उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में स्थित एक बहुत ही गुमसुम और छोटा सा गांव था। उसने पहले भी इस गांव के बारे में सुना था कि यहाँ किसी ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है। ब्रिजौल को लेकर लोगों की ऐसी धारणा थी कि इस गांव में एक खौफनाक यजीद नामक ब्रह्म राक्षस का वास है, जिसके कारण बहुत कम आबादी में लोग यहाँ वास करते हैं। यही सब सोचकर रमेश के मन में ये विचार आया कि अगर मैं इस ब्रह्म राक्षस पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊं तो ये गलत फैसला नहीं होगा। वैसे भी काफी समय से मैं ऐसे विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। दोस्तों, रमेश ने बिना देरी दिखाए अपने सभी साथियों को इस बारे में बताया। साथ के साथ उसने कल के कल ही गांव निकलने के लिए ऑर्डर दिया। पूरे क्रू मेंबर के साथ रमेश अगली ही सुबह उत्तराखंड के लिए निकल गया। रास्ता काफी लंबा था। रमेश पूरे रास्ते उस गांव के बारे में ही पढ़ता रहा। रमेश इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस था। वो किसी भी हालत में इसे फेल नहीं होने देना चाहता था। कुछ 1.5 दिन के सफर के बाद रमेश अपने टीम के साथ उस गांव में पहुंचा, लेकिन अभी भी गांव से लेकर स्टेशन की दूरी कुछ 10 किलोमीटर की थी। पूरा रास्ता जंगलों के बीच से ही गया था। किसी तरह रमेश ने एक कार वाले के हाथ पैर जोड़कर उसे गांव तक ले जाने के लिए मना लिया, क्योंकि पूरा रास्ता जंगलों से ही होता जा रहा था। कहीं ना कहीं वहां पर जीपीएस की भी सेवा पूरी प्राप्त नहीं हो रही थी। कभी नेटवर्क आते तो कभी चले जाते। इसी तरह रमेश जब गांव की तरफ बढ़ रहा था तो उसे ये बात का प्रतीत हुआ कि गांव से लेकर स्टेशन तक का रास्ता कोई मानवीय रास्ता नहीं है। यानी यहाँ कोई गाड़ियां आती जाती नहीं, बस किसी न किसी तरह लोग जंगलों के रास्ते से उस गांव तक पहुंचते होंगे। रमेश हर चीज नोट कर रहा था। इससे ये बात तो साफ हो रही थी कि गांव का बाहरी दुनिया से काफी कम संपर्क है। दूसरी तरफ जंगल अपने आप में ही काफी खौफनाक प्रतीत हो रहा था। जंगल में बड़े बड़े वृक्ष थे, जो कि सामान्य वृक्ष की तुलना में 3-4 गुना ज्यादा बड़े थे, जो कि काफी जटिल प्रतीत हो रहे थे। खैर, गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे गाड़ी के नीचे सूखी लकड़ियां की शाखाएं टूट रही थी। उन लकड़ियों की आवाज मानो पूरे जंगल में गूंज रही हो। इससे बस एक ही बात साफ हो रही थी कि जंगल खाली और बहुत शांत है। किसी तरह 1.5 घंटे का सफर पूरा करके अपने 6 लोगों के साथ रमेश उस गांव में पहुंचा। गांव के बाहर का वातावरण बिल्कुल सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं। रमेश ने कार वाले को गांव के बाहर ही रुकने को कहा, क्योंकि रमेश को ये चिंता थी कि वे लोग वापस कैसे जाएंगे। पर कार वाला मानने को तैयार नहीं था। और तो और वो यहाँ आने से पहले ही मना कर रहा था। पर रमेश ने कार वाले को पैसों का लालच दिया, जिसमें फंसकर कार वाला रुकने के लिए मान गया। पर उसने एक शर्त रखी कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक ही यहाँ रुक सकता है। दूसरी तरफ रमेश और उसकी टीम के पास काफी कम समय था, इसीलिए सभी लोग अपने अपने कामों पर जल्दी से लग गए। रमेश ने सबसे पहले यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर यहाँ के लोग तो जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहे थे। हर कोई उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने बहुत ही मेहनत से
थक हार कर 10 या 15 लोग डॉक्यूमेंट्री के लिए मान गए। रमेश ने तुरंत सबसे पहले उन लोगों के ब्रह्म राक्षस को लेकर जानकारियां प्राप्त की, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ब्रह्म राक्षस को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताया। साथ के साथ उन लोगों ने राक्षस के साथ जुड़ी कुछ और कहानियां भी बताई। रमेश को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे इन सब चीजों पर भरोसा ही नहीं था। खैर, दोपहर तक लेकर उसने काफी सारी जानकारियां उपलब्ध की। अब बस उसे वो जगह देखनी थी जहां पर लोगों के मुताबिक वो राक्षस रहता है। वैसे तो उसका कोई परमानेंट स्थान नहीं था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि गांव के दक्षिणी भाग में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक जटिल भूमि है। शायद वहीं पर वो वास करता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री के लिए फुटेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए रमेश अपनी टीम के साथ दोपहर के वक्त उस पहाड़ी की तरफ निकल गया। रमेश ने 3-3 लोगों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उसने जंगल की जानकारी और फुटेज कलेक्ट करने को भेजा और दूसरी तरफ खुद वो जटिल भूमि की फुटेज लेने लगा। फुटेज लेते हुए रमेश को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। दूसरी तरफ ग्रुप के सभी लोग धीरे धीरे डर के चपेट में आ रहे थे। खैर, उस जटिल भूमि पर रमेश को जले शव के राख के अलावा कुछ खास नहीं मिला। साथ ही वो उधर के आजू बाजू के कुछ दृश्य फिल्माने लगा कि तभी रमेश को जोरों से चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज ठीक किले की तरफ से आ रही थी। रमेश तुरंत 2 दोस्तों के साथ उस किले की तरफ भागा। किले में पहुंचते ही उसने देखा कि उसके तीनों साथी वहां नहीं है। रमेश ने पूरे किले को अपने साथियों के साथ ऊपर से नीचे तक छान दिया, पर उसे अपने साथियों का नामो निशान नहीं मिला। रमेश डर और उदासी में लिपटकर किले से बाहर निकल गया। जब उसने पाया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो डर के मारे वो अपने साथियों को लेकर पहाड़ी से नीचे की तरफ भागने लगा। रमेश भागते हुए गांव तक पहुंच गया। दूसरी तरफ गांव पूरा का पूरा सुनसान मालूम पड़ रहा था। वो लगातार मदद मांगने के लिए हर एक घर में गया, पर किसी ने भी घर का दरवाजा नहीं खोला। ना मालूम घर में कोई था या नहीं। रमेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया हो। एक तरफ उसके साथी नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा खौफ में भी था। वो बस किसी तरह गांव से बाहर जाना चाह रहा था, मगर बिना साथियों के वो वहां से जाता भी तो कैसे। खैर, रमेश पसीने में लथपथ भागता हुआ कार वाले के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पाया कि कार वाला भी वहां नहीं था, लेकिन एक चीज उसने नोट की कि उस कार के अंदर उसके 3 साथी पहले से बैठे हुए थे। रमेश ने तुरंत दरवाजा खटखटाया। पहले तो अंदर से कोई भी रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर बैठे लोग भी डरे हुए थे। पर थोड़ी देर बाद रमेश को हताशा देख कार का दरवाजा खुला। रमेश तुरंत ही उस कार के अंदर चला गया। ड्राइवर के ना मिलने पर उसने कार को तेजी से चलाकर जंगल से निकलते हुए सीधा स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन पर कुछ लोगों को देखकर उसने चैन की सांस ली। गाड़ी से उतरकर रमेश उन लोगों की तरफ भागा। रमेश ने बिना समय गंवाते ही उन लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया। उन लोगों ने पहले तो रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा। इसके बाद एक आदमी ने कहा कि पहली बार इस गांव में आए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो गांव तो बहुत समय से बंद हो चुका है, अब वहां पर कोई नहीं रहता। सबका यही कहना है कि ब्रह्म राक्षस के डर से सबने उस गांव को छोड़ दिया। कहते हैं कि कई साल पहले किसी राक्षस का साया नजर आया था, जिसके बाद एक एक कर मौतें होनी शुरू हो गई। आतंक कुछ इस तरह फैला कि लोगों ने अपना घर, खेत और जमीन छोड़कर अपनी जान बचाना ही ठीक समझा। आपकी ही तरह कुछ रिपोर्टर पहले भी आए थे, वो भी इसी तरह डरे हुए थे। न जाने उनके साथ क्या हुआ था। रमेश ने बिना समय गवाए सीधा सर्च एंड रेस्क्यू टीम को कॉल किया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक जीप में 4 लोग पहुंच गए। रमेश को एक जीप में 4 लोग आते दिखाई दिए। रमेश को डरा हुआ देखकर उन्होंने तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया। रमेश फॉरेस्ट की टीम के साथ ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो कैमरे के साथ वहां की फुटेज ले रहा था। हालांकि पूरे रास्ते बस वो इसी बात से डरा हुआ था कि आखिर उसके साथी कहाँ गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि अब तक रमेश ने जो पढ़ा था उस हिसाब से कहीं वो राक्षस तो नहीं ले गया।
बस यही डर उसे लगातार खाया जा रहा था। दूसरी तरफ टीम ने तुरंत छानबीन शुरू की। उन्होंने तकरीबन आधे घंटे बाद ही उसके तीनों साथियों को ढूंढ लिया। हालांकि वो तीनों बेहोशी की हालत में मिले, पर रमेश को सुकून था क्योंकि वो तीनों जिंदा थे। जैसे तैसे करके रमेश उनको हॉस्पिटल ले गया। होश में आने के बाद जब रमेश ने पूछा कि आखिर तुम वहां नीचे कैसे पहुंचे, तो तीनों के जवाब ने एक ही सवाल पैदा किया, पता नहीं। अब दोस्तों, न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी वहां जिसके बारे में खुद रमेश तो क्या उसके क्रू मेंबर भी नहीं बता पाए। साथ ही रमेश और उसकी पूरी टीम अचंभे में थी। हालांकि उनके दो साथियों का तो कहना है कि उन्हें तो वहां कुछ भी नहीं लगा। वो तो रमेश हड़बड़ाया हुआ था, इसीलिए वो भागकर तुरंत गाड़ी में बैठ गए। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था पता नहीं सर को क्या हो गया। दोस्तों, इस हादसे के बाद से रमेश तकरीबन 3 दिन तक यही सोचता रहा कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट्री में इसके बारे में क्या लिखे उसे नहीं मालूम, पर रमेश ने एक बात क्लियर की कि वो जो माहौल था वो बड़ा ही विचित्र था। किसी के ना होने पर भी कुछ अजीब सी वाइब्रेशन थी जिसके बारे में लिख पाना रमेश के लिए बेहद मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, आपको हमारी आज कहानियां अगर जरा भी पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच से भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।